Hello students, welcome back to our channel Guruji Education. In this video, we are going to solve question answers of lesson number 2 प्राणियों में पोषण. Let's see. क्वेश्चन नंबर 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. यहाँ पर मैंने पहले से ही इनके अंदर सही शब्द भरे हुए हैं जो कि आपको पर्पल कलर की इंक से और अंडरलाइन शब्द हैं वो दिखाई देंगे. क, मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन हैं. ख, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, इसको लिवर भी बोला जाता है. ग, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं. घ, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली समान अनेक प्रवर्त होते हैं जो कि सूक्ष्मांकुर या रसांकुर कहलाते हैं. इनको विल्लाई भी बोला जाता है. जो मनुष्य की छोटी आंत होती है उसकी आंतरिक भित्ति यानी कि दीवार, भीतर की दीवार पर कुछ उंगली समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें सूक्ष्मांकुर या रसांकुर कहते हैं. अमीबा अपना भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है, यानी कि जिस जगह पर अमीबा में भोजन का पाचन होता है वह जगह वह स्थान खाद्य धानी कहलाती है. प्रश्न नंबर 2, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए. यानी कि जो कथन सत्य है उसका आगे हमें सत्य लिखना है, जो कथन असत्य है उसका आगे हमें असत्य लिखना है. क, मंड का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, यह कथन असत्य है. मंड का जो पाचन है यह आमाशय में प्रारंभ नहीं होता, यह मुख में प्रारंभ हो जाता है, तो यह कथन असत्य हुआ. ख, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, यह कथन भी असत्य है क्योंकि जो जीभ होती है वह लाला ग्रंथि को नहीं, लाला ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाली लार या लाला रस को भोजन में मिलाने में सहायता करती है. लाला ग्रंथि क्या होती है ये भी स्पष्ट कर देता हूँ. जो लाला रस या लार होती है उसको स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है वह लाला ग्रंथि कहलाती है, लार ग्रंथि भी कहलाती है. ग, पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, यह कथन सत्य है क्योंकि जो पित्ताशय है पित्ताशय के अंदर अस्थायी रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पित्तरस है वह समय समय पर रिलीज होता रहता है, स्रावित होता रहता है, तो इसलिए यह स्थायी नहीं अस्थायी रूप से भंडारित होता है. घ, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, यह कथन सत्य है. आइए पहले कुछ अर्थ बता देता हूँ आपको. रूमिनेंट का तात्पर्य है रोमंथी जंतु, यानी कि अगर हम बड़ी आसान शब्दों में समझें तो जो जुगाली करने वाली जंतु होते हैं, यानी कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं और जो जुगाली करते रहते हैं वो रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं. आपने देखा होगा जो रोमंथी या रूमिनेंट होते हैं बैठे बैठे थाली बैठे मुँह चलाते रहते हैं, वो मुँह नहीं चलाते हैं, वो अपने भोजन को पीस रहे होते हैं, भोजन को चबा रहे होते हैं. प्रश्न नंबर 3, निम्न में सही विकल्प पर सही का चिन्ह, राइट का चिन्ह लगाइए. क, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वह है पहला आमाशय, दूसरा मुख, तीसरा क्षुद्रांत्र और चौथा बृहदांत्र. इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन क्षुद्रांत्र. यहाँ पर जो राइट के चिन्ह देख रहे हैं वह सही आंसर है इन क्वेश्चंस के. ख, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है पहला आमाशय, दूसरा गसिका, तीसरा क्षुद्रांत्र और चौथा बृहदांत्र. तो जो जल खनिज लवण है इनका अवशोषण बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4. यहाँ राइट का निशान लगा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए. यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी. इनमें सही जो कथन है उनका यानी कि जिससे मैच होता है उसका हमको मिलान करना है. कॉलम ए में खाद्य घटक दिए हुए हैं यानी कि भोजन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और कॉलम बी में जो है उनके पाचन के उत्पाद दिए हुए हैं. तो आइए पहले कॉलम ए देखते हैं. कॉलम ए में जो खाद्य घटक है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, और जो पाचन के उत्पाद है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा और अमीनो अम्ल. आइए इसका आंसर देखते हैं. देखिएगा मैंने सही जो मिलान है वो कॉलम बी में उसके सामने लिख दिया है. तो कॉलम ए में पहला जो हमारा खाद्य घटक है वो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की शर्करा होती है. तो ये हमारा हो गया
इसका सही मिलान शर्करा से। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बने होते हैं, तो प्रोटीन का मिलान हुआ अमीनो अम्ल से। और वसा, जो वसा होती है, वसा का पाचन वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में होता है, तो इसका मैचअप होगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से। क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य है। आइए इसका आंसर देखते हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत्र की भीतरी भित्ति पर अंगुली जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जो कि दीर्घरोम कहलाती हैं। ये क्षुद्रांत्र की दीवार पर पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है कहाँ पाए जाते हैं, ये दीवार पर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्षुद्रांत्र की भीतरी दीवार पर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ये केवल परिभाषा पूछी जाती है तो परिभाषा में जो है अगर हम ये उल्लेख नहीं करें कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये इनसफिशिएंट डेफिनेशन होगी। तो इसलिए मैंने ये बताया है कि क्षुद्रांत्र की भीतरी दीवार पर अंगुली जैसी उभरी संरचनाएं होती हैं, जो कि दीर्घरोम कहलाती हैं। ये क्षुद्रांत्र की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। कार्य इनका, ये पचे भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। अर्थात जब भोजन का पाचन हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाने के बाद यह अवशोषित हो जाता है और अवशोषण का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके, तो इसलिए इनका तल क्षेत्र बढ़ गया। यानी कि जब ये अंगुली समान प्रवर्ध होंगे, दीर्घरोम होंगे, तो इनका अवशोषण अधिक मात्रा में हो सके। प्रश्न 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। देखिएगा, पित्त रस अभी हमने उसके अंदर देखा था पिछले क्वेश्चंस के अंदर कि यह अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य के अंदर हमने देखा था। तो जो पित्त रस है यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है, हमारी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, उसके द्वारा स्रावित होता है। और यह भोजन के घटक वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जो भोजन के अंदर वसा लेते हैं भोजन के रूप में, तो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट के द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए, हमें उसका कारण भी बताना है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है सेलुलोज। आइए इसका आंसर देखते हैं। रूमिनेंट्स सेलुलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है का पाचन कर सकते हैं। इसका पाचन मनुष्यों द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि मनुष्य की आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स की जो आहार नाल होती है उसके अंदर सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं, और जबकि मनुष्य में नहीं पाया जाता, इसलिए मनुष्य इनका पाचन नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। आइए देखिए, आपने देखा होगा जब कोई बीमार होता है तो उसको फटाफट ग्लूकोज घोलकर पिलाया जाता है, या हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो डॉक्टर फटाफट जो है ड्रिप लगाता है ग्लूकोज का, क्योंकि उससे उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमको इसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त क्यों होती है। आइए इसका आंसर हम देखते हैं। ग्लूकोज एक सरल शर्करा होती है, सबसे सिंपलेस्ट शर्करा होती है। यह रक्त के माध्यम से कोशिका में पहुंचती है। जब हमने भोजन किया तो अवशोषण हुआ, और अवशोषण होकर यह रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंची, कोशिकाओं तक पहुंची। यहाँ उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। वहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण हुआ, और उस ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा बाहर निकली वो ऊर्जा एटीपी के रूप में बाहर आई है, और जो कि कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। अतः ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि ऑक्सीकरण होते ही ऊर्जा बाहर निकल रही है, तुरंत ये रक्त में पहुंची, कोशिकाओं तक पहुंची, और इसका ऑक्सीकरण होते ही ऊर्जा बाहर निकली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। यहाँ पर कुछ काम दिए गए हैं जो कि ये पूछा जा रहा है कि कौन से भाग के द्वारा संपादित होते हैं। पहला, पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्र आंत या छोटी आंत के द्वारा होता है। दूसरा, भोजन का चबाना मुख गुहिका में दांतों की सहायता से होता है। तीसरा, जीवाणु नष्ट करने का कार्य, जो भोजन होता है, भोजन के साथ कुछ जीवाणु चले जाते हैं तो इनका नष्ट करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। तो यह कार्य हमारे आमाशय या स्टोमक जिसको बोला जाता है के अंदर होता है। और हमने पहले क्वेश्चन के अंदर देखा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह इस कार्य को करता है। क्वेश्चन चौथा, भोजन का संपूर्ण पाचन
छोटी आंत के अंदर होता है। तो भोजन का जो पाचन है वो भी क्या होता है, ज़्यादातर पाचन छोटी आंत के अंदर हो जाता है। पांचवा, मल का निर्माण। मल का निर्माण जो होता है वो बड़ी आंत के अंदर होता है। जो अपाचित भोजन है छोटी आंत से बड़ी आंत के अंदर पहुंचता है और बड़ी आंत कर अंदर पहुंचने के बाद इससे जल व अवशोषण का जल व खनिज लवण का अवशोषण कर लिया जाता है। तो जो अपाचित भोजन है वो क्या कहलाया, मल कहलाया। तो मल का निर्माण बड़ी आंत के अंदर, ये कार्य बड़ी आंत के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर हमको बताना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिएगा, जो मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता, पहली समानता हम देखते हैं क्योंकि प्रश्न पहले समानता कही गई। समानता क्या है, दोनों में ही भोजन का पाचन पाचक रसों के द्वारा होता है। हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर ये पढ़ा था कि जो अमीबा है, अमीबा के अंदर भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। भोजन का पाचन खाद्य धानी में तो होता है, लेकिन एंजाइम्स के द्वारा, जिनको आम बोलचाली भाषा में पाचक रस कहा जाता है, पाचक रसों के द्वारा होता है। और मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर भी जो विभिन्न भोजन के घटक उसके द्वारा लिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनों से, तो ये सारे कार्य भी एंजाइम्स यानी कि पाचक रसों के द्वारा होता है। तो ये दो गई दोनों के अंदर समानता। और आइए असमानता या अंतर देखते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है, जबकि मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। आइए देखते हैं। देखिएगा, कॉलम ए में जो हमारे आहार नाल है, आहार नाल के कुछ भागों के नाम दिए हुए हैं, और कॉलम बी में उनके द्वारा जो स्रावित स्राव हैं उनके नाम दिए गए हैं या उनके कार्य भी दिए गए हैं। देखिएगा, क है लाला ग्रंथि, ख आमाशय, ग यकृत, घ मलाशय, च क्षुद्रांत और छ वृदांत्र। और कॉलम बी में जो कार्य या जो श्रावण हैं वो दिए गए हैं, पित्तरस का श्रवण, दूसरा बिना पचे हुए भोजन का भंडारण, तीसरा लाला रस स्रावित करना, चौथा अम्ल का निर्मोचन, पांचवा पाचन का पूरा होना, छठा जल का अवशोषण और सातवां मल त्याग। आइए आंसर देखते हैं। मैंने यहाँ पर कॉलम ए से संबंधित जो कथन है उसका आंसर कॉलम बी में सामने आप जो हाईलाइटेड येलो कलर से देख रहे हैं वो उसके सामने आंसर है। क लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करती है, जो उसमें तीसरा ऑप्शन था वो है तीसरा, लाला रस स्रावित करना, लाला रस या जिसको लार बोला जाता है। ख आमाशय, आमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, निर्मोचन का तात्पर्य होता है छोड़ना, स्रावित करना, जो आमाशय यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। ग यकृत, यकृत यह पित्तरस का श्रवण करता है। घ मलाशय बिना पचे हुए भोजन का भंडारण, जो अपाचित भोजन है, जो पचने से रह गया था, वह भोजन हमारे मलाशय के अंदर एकत्रित होता है। क्षुद्रांत्र पाचन का पूरा होना, जो छोटी आंत होती है वहाँ पर पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। छ वृदांत्र जल का अवशोषण, हम पहले भी देख चुके हैं। जो वृदांत्र है यहाँ पर वैध आंत्र या बड़ी आंत, यहाँ पर जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। यहाँ पर आरेख का यानी कि चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, मानव पाचन तंत्र का चित्र है। और आप इन चित्रों के भागों को देखकर इनके नाम आपको याद आ गए होंगे क्योंकि हम लेसन में पहले पढ़ चुके हैं। आइए इनका हम नामांकन करते हैं। देखिएगा, पहला आप देख रहे हैं ऊपर एक बलून जैसी संरचना लेफ्ट साइड को आपको दिखाई दे रही है, पित्ताशय है। इसके द्वारा पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस स्रावित होने का यहाँ पर पित्तरस एकत्रित होता है पित्ताशय के अंदर, स्रावित तो यकृत या लिवर करता है। आइए अब हम राइट साइड देखते हैं। राइट साइड में आप एक चौड़ा सा भाग देख रहे हैं पिंक कलर का और पर्पल कलर का मिक्स, ये आमाशय या स्टोमक है। ठीक है, इसी के नीचे आप एक लंबी सी ग्रंथि देख रहे हैं, यह है यकृत। तो जो पित्तरस है वह इस यकृत के द्वारा स्रावित होता है। और अब आप एक उल्टी यू जैसी संरचना, लंबी नली जैसी संरचना आप देख रहे हैं जो कि आउटर मोस्ट पिंक कलर की और पर्पल कलर की है, यह वृहदांत्र कहलाती है। वृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। और अंदर की ओर आप कुंडलित भाग देख रहे हैं, नली नुमा जो देख रहे हैं, ये क्षुद्रांत्र या छोटी आंत होती है। और नीचे की ओर आप जो देख रहे हैं एक थैलेनुमा संरचना चौड़ी सी, जो कि एक वृहदांत्र का भाग है या मलाशय। और जो मलाशय होता है यहीं पर अपाचित भोजन एकत्रित होता है। और मलाशय जो है एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, जिसे कि गुदा या एनस कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
क्या हम केवल हरी सब्जियों, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। देखिए, बड़ा रोचक प्रश्न है। यहाँ पर केवल हरी सब्जियों की बात कही गई है। आजकल बच्चों के अंदर बड़ी एक कॉमन बात देखने को मिलती है कि साहब वो तो हरी सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते, या फला सब्जी खाना पसंद नहीं करते, या केवल उसको तो एक वही सब्जी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इन सभी का जवाब एक कॉमन सी बात है। देखिएगा, हमारे जो भोजन हम करते हैं, भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के हम सामग्री ग्रहण करते हैं, और इनसे हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो एक ही प्रकार का भोजन सभी पोषक सामग्री, सभी प्रकार के पोषक तत्व हमें प्रदान नहीं कर सकता है। तो अगर ही हमें, और जबकि हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो लंबे समय तक यदि हम एक ही प्रकार का भोजन करते रहें, तो अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो आइए अब इसका आंसर हम देखते हैं। देखिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर हरी सब्जियों की या घास की बात हो रही है। हरी सब्जियों, घास में सेलुलोज की अधिकता होती है, और यह कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन का आंसर्स का अंदर हम देख भी चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि जब हम केवल सेलुलोज ले रहे हैं या हरी सब्जियां ले रहे हैं, हालांकि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन केवल यही चीज़ जा रही है, तो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, यानी ज़्यादा मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। हमारे शरीर के लिए आवश्यक अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम और कोई भोजन ले ही नहीं रहे, तो उनसे जो पोषक तत्व मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाएंगे। अतः हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर निर्वाह नहीं कर सकते हैं। घास का तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम जीवाणु नहीं होते हैं, तो हम इनका पाचन भी हम नहीं कर सकते हैं। अगर ये हमारे शरीर में अन्य पोषक तत्वों की कमी होगी, तो उनकी कमी से होने वाले रोगों से हम ग्रसित हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ मिल सकें, और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ दें। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।